आर.के. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के सभागार में यहाँ पर उपस्थित प्राचार्य डॉक्टर के.एल. यादव जी, डॉक्टर अवधेश यादव जी, बहुत ही सुव्यवस्थित, सुसज्जित और स्पष्ट रूप से माँ सरस्वती का स्वरूप उनके बारे में परिलक्षित हो रहा है। संचालन कर रहे हैं डॉक्टर शुक्ला जी, श्री मंधाता जी, डॉक्टर मैडम एवं नव प्रवेशित, मैं आपको विद्यार्थी नहीं कहूँगा, छात्र नहीं कहूँगा, बल्कि भावी भविष्य के समाज के क्षेत्र में सेवा की भावना को लेकर कार्य करने वाले मेरे प्यारे भावी डॉक्टर, सर्वप्रथम अपने बारे को आरंभ करने से पहले मैं आयुर्वेद के जनक ऋषि धन्वंतरि को प्रणाम करता हूँ। विद्या के मंदिर में माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और पुनः सर्वप्रथम मैं ये कहूँगा कि जिस विद्यालय में, जिस महाविद्यालय में आपका प्रवेश हुआ है, आर.के. आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ये महाविद्यालय एक ग्रुप के नाम से चलता है, आर.के. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, और इस ग्रुप में एक विद्यालय है आर.के. पी.जी. कॉलेज, और उसी विद्यालय का मैं भी जो है इस महान परिवार का एक मेंबर हूँ। इसलिए जो बार बार चीफ गेस्ट कहा जा रहा था, ये तो समय के अनुसार बोला जा रहा था, लेकिन रियल में मैं चीफ गेस्ट नहीं, बल्कि इस समस्त परिवार का एक हम भी एक सदस्य हैं। इसलिए हमेशा जो है एक सदस्य के रूप में हमेशा जो है आप लोग से मिलते हैं। इतना बड़ा परिवार देखने को नहीं मिलेगा। इस परिवार की स्थापना हमारे महाविद्यालय के संस्थापक महोदय डॉक्टर प्रेम प्रकाश यादव ने 1986 में किया, और अभी आप लोग आज 29 तारीख है, 3 दिन पहले संविधान दिवस मनाए होंगे। 26 नवंबर को संविधान दिवस था, और संविधान निर्माताओं की दूरगामी सोच को देखिए, उनके अंदर कितनी दूरगामी दृष्टिकोण थी कि आज हम 75वें वर्ष में पदार्पण कर रहे हैं और निरंतर जो है आज उसी संविधान पर जो है हमारा राष्ट्र चलता हुआ दिखाई दे रहा है। वही दृष्टिकोण 1986 में हमारे संस्थापक महोदय का था, और बदलते परिस्थितियों के अनुसार परंपरागत शिक्षा से अलग हटकर जो है उन्होंने आवश्यकता के अनुसार इस सखियाओं क्षेत्र में जो है ज्ञान की गंगा को जो है बढ़ाने का प्रयास किया। आज ये बीएमएस की डिग्री कोई मामूली डिग्री नहीं है। हम प्रणाम कर रहे हैं मां सरस्वती को, हम प्रणाम कर रहे हैं ऋषि धन्वंतरि को, हम प्रणाम कर रहे हैं समस्त देवताओं को। नहीं, बस एक विकल्प हमारे सामने है कि बाड़ी ली हुई मां सरस्वती है और हाथों से फल की वर्षा कर रही है तो मां लक्ष्मी, धनुष लटकाए हुए हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, और सर पे मोर का पंख लगाए हुए हैं, बांसुरी लिए हुए हैं तो कृष्ण जी हैं। एक कल्पना हमारे दिमाग में है, हमने देखा नहीं, लेकिन जो वास्तव में जो इस वर्तमान धरती पे जो ईश्वर का रूप है, जो हम मानते हैं कि ईश्वर है, वो दूसरा रूप है डॉक्टर। डॉक्टर को हम ईश्वर का रूप मानते हैं।
क्योंकि साक्षात जो है हम डॉक्टर को देखते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर, अपने रोगों को लेकर जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। इसलिए इस शिक्षा मंदिर में जितने भी हमारे डॉक्टर साहब हैं, कहीं न कहीं निरंतर जो है आपको पथ का रास्ता जो है दिखाने का प्रयास करें। सर्वप्रथम मैं सारे विद्यार्थियों को बधाई दे रहा हूं कि विभिन्न कोर्स करने के बाद कोई विद्यार्थी इंटर करने के बाद भी तैयारी किया होगा, कोई विद्यार्थी ग्रेजुएट करने के बाद भी तैयारी किया होगा, कोई विद्यार्थी पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद भी तैयारी किया होगा, तदुपरांत जो है ये बीएमएस में एडमिशन देखने को मिला होगा। तो सर्वप्रथम आपके मस्तिष्क में एक लक्ष्य था, एक उद्देश्य था कि हमें बीएमएस करना है, और वो उद्देश्य की पूर्ति आपकी हो गई। प्रवेश होते ही आप एक कदम उसमें प्रवेश कर गए। अब उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कैसे हम उस लक्ष्य को हम प्राप्त करें, कैसे हम उस अंतिम मुकाम तक पहुंचे, ये आपका प्रयास के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में तमाम रुकावटें देखने को मिलती हैं, तमाम समस्याएं देखने को मिलती हैं। उन रुकावटों को, उन समस्याओं को, उन सारी बातों को कैसे संघर्ष करके जो है आप आगे बढ़ेंगे, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं कि आयुर्वेद के जनक ऋषि धन्वंतरि जी हैं, धन्वंतरि भगवान हैं। उसी तरह से मैं भी राजनीतिक विज्ञान का टीचर, राजनीतिक विज्ञान का जन्मदाता अरस्तु को माना जाता है। और अरस्तु ने एक शब्द कहा है, यूनान का महान दार्शनिक अरस्तु कहता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। और जब हम प्राणी का शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहाँ प्राणी का अर्थ केवल मनुष्य मानव से नहीं है कि मनुष्य हो गए हम प्राणी हो गए, बिल्कुल नहीं। यहाँ प्राणी में जो जीव जंतु भी आते हैं, पशु पक्षी भी आते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य सब क्या हो गए, एक प्राणी हो गए। और पुनः अरस्तु कहता है कि सामाजिकता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंदर जो है एक विवेकशीलता, एक गतिशीलता का होना भी आवश्यक है। क्योंकि समस्त प्राणियों में, जीव जंतुओं में, समस्त प्राणियों में सबसे विवेकशील जो है मनुष्य को माना गया है कि मनुष्य क्या है, विवेकशील प्राणी है। और विवेकशीलता का लक्षण स्पष्ट होता है कि खूंखार जानवर को हम अपने विवेक से कंट्रोल कर लेते हैं, अपने इशारों पर जो है शेर को भी नचाते हुए दिखाई देते हैं, महान जानवर हाथी को भी कंट्रोल कर लेते हैं। और दूसरी चीज, परिवेश के अनुसार हर मनुष्य के ऊपर परिवेश का प्रभाव होता है। परिवेश का अर्थ रहन सहन, जीवन, सोच, ये सारी चीजें डिपेंड करती है। और पुनः अरस्तु कहता है कि मनुष्य कितना भी बलशाली क्यों न हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं नहीं कर सकता। कहीं न कहीं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो दूसरे के शरण में जाता है। अगर वो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे के शरण में जाता है तो वहीं पे एक बिंदु जन्म लेती है बालक, और वह बिंदु होता है आइडिया, विचार। हम अपनी समस्याओं को, अपनी आवश्यकताओं को सबसे बता नहीं सकते। विभिन्न क्षेत्रों से हमारे विद्यार्थी आए हुए हैं, विभिन्न जगहों से आए होंगे, विभिन्न राज्यों से आए होंगे, और यहाँ क्या हो गए, एक हो गए। भले विचार अलग होगा, लेकिन सिद्धांत में क्या है कि हम सभी बीएमएस के प्रथम वर्ष के हम नवप्रवेशित विद्यार्थी हैं। ये सिद्धांत अलग नहीं हो सकता है। सभी हम लोग आज की आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। ये कोई नहीं कहेगा नहीं हम दूसरे महाविद्यालय के, सभी कहेंगे जो प्रश्न दिया कि हम सभी लोग यहाँ के हैं। हाँ, यहाँ पे 50 संख्या होगी, 60 संख्या होगी। अब यहीं पे जो है जब जैसे जैसे समय बीतेगा एक समूह का निर्माण देखने को मिलेगा। 10 बालक अलग समूह बना लेंगे, 10 बालक अलग समूह बना लेंगे,
10 बालक अलग समूह बना लेंगे। जैसे प्राचार्य महोदय ने कहा, अभी जो सीनियर विद्यार्थी हैं इतना शांति से नहीं बैठेंगे, तुरंत बात करना शुरू कर देंगे। क्यों ऐसा करते हैं वो सीनियर विद्यार्थी? समूह बन गया है, प्रवेश का असर देखने को मिल रहा है। अभी आप लोग प्रवेशित हैं, अभी पूरा इंट्रोडक्शन सबसे नहीं हुआ होगा, कौन कहां से आ रहा है, कौन कहां से नहीं आ रहा है, समय बदलेगा, परिवेश बदलेगा, रहन सहन बदलेगा। उसके बाद आपका व्यवहार देखने को मिलेगा कि आपका नेचर जो किस ओर जा रहा है। क्या आप सीनियर का गठन कर रहे हैं कि अपने लक्ष्य की ओर जो निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास? ये आवश्यकता जो है हम लोग ये सोच। दूसरी बात, थॉमस हॉब्स की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लैंड का महान विचारक। एक तरफ अरस्तु ने कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वहीं पे आधुनिक युग का महान विचारक थॉमस हॉब्स कहता है मानव स्वभाव का चित्रण करते हुए कि मनुष्य एक अहंकारी, झगड़ालू, घमंडी प्राणी है। आज ये भाग में अगर देखें, अगर सोचें कि कौन सा कथन सही है, अरस्तु का कथन सही है कि हॉब्स का कथन सही है? छोटी छोटी बातों में हमारे अंदर अहंकार है, छोटी छोटी बातों में हमारे अंदर घमंड आ जाता है, छोटी छोटी बातों में हम एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देते हैं। और जब घमंड, अहंकार और लड़ना शुरू करते हैं, वहीं पे हम कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, हमारा विवेक क्या हो जाता है, शून्य। और पूरा थॉमस हॉब्स करता है कि जो अच्छाई और बुराई, जिसको हम अच्छा करेंगे अच्छा है और ये बुरा है, ये वस्तु में नहीं होता है, बालक पदार्थ में नहीं होता है। अच्छाई और बुराई हमारे मानव मस्तिष्क, जिस चीज से हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है उसको हम अच्छा करते हैं, और जिस चीज से हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है उसको हम बुरा करते हैं। 4 साल रहेंगे आप लोग, शुक्ला जी पढ़ाएंगे, हंसाएंगे, बुलाएंगे, तब तो अच्छे कहे जाएंगे, और जहां क्लास में डांट दिए और बाहर कर दिए वही बात कह गए शुक्ला जी को बहुत डांट दीजिए, खाली डांटते रहते हैं। जब शुक्ला जी के डांटने में आपका भविष्य है। पुनः एक बात और कहूंगा, भारतीय संविधान में एक शब्द है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, और उसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 19 में जो है हर एक नागरिक और व्यक्ति को व्यापार और पेशा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है कि हर एक नागरिक और हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार और पेशा कर सकता है। 2 शब्द है यहाँ बालक, एक शब्द है व्यापार और दूसरा शब्द है पेशा। आप जो ये कोर्स कर रहे हैं ये क्या है, व्यापार है कि पेशा है? ये आप जो कोर्स कर रहे हैं ये आपका पेशा कहा जाएगा, क्योंकि व्यापार के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है, लेकिन पेशा के लिए क्या है, संविधान के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत योग्यता निर्धारित की गई है। शिक्षक का कार्य करना ये भी एक पेशा है। क्या हम आकर आपको आयुर्वेद पढ़ा देंगे? है योग्यता हमारे पास? हम तो बोल रहा हूँ यहाँ पर आपके बीच में, लेकिन जब सिलेबस पढ़ाना होगा तो शायद मैं आपसे भी जीरो हो जाऊंगा। जितना ज्ञान आपको होगा उससे कहीं नीचे जो हमारा ज्ञान देखने को मिलेगा, तो वो क्षेत्र में आपका पदार्पण है और क्षेत्र से हम काफी दूर हैं। तो पेशा के लिए जो है शिक्षक का कार्य ये पेशा है, उसके लिए अलग अलग योग्यता देखने को मिलेगी। वकालत का कार्य भी क्या है, एक पेशा है, और ये डॉक्टर का कार्य भी क्या है, एक पेशा है। आज जब योजनाएं गवर्नमेंट बनाती है तो उस योजनाओं में जो है 3 ऐसा क्षेत्र है जहां पर सरकार को कोई इनकम नहीं होता है, गवर्नमेंट को इनकम नहीं होता है। पहला क्षेत्र है किसी भी राष्ट्र के लिए क्या महत्वपूर्ण होता है, सुरक्षा। वो राष्ट्र अभी रहेगा मानचित्र पे जब वो अपने राष्ट्रवासियों को क्या करे, सुरक्षित रख सके। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो व्यय करता है
इनकम नहीं करता है। किसी भी राज्य के विकास के लिए नागरिकों का स्वास्थ्य का होना अति आवश्यक है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एम्स का उद्घाटन हो रहा था। देश के प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग कर रहे थे। उनका एक आवाज बहुत अच्छा लगा, उनका एक वाक्य बहुत अच्छा लगा, याद आ रहा है मुझे। उन्होंने कहा कि ये आज भारत राष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज उपलब्धि देखने को मिल रही है, लेकिन मैं ईश्वर से कामना करूंगा, मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि इस एम्स में किसी भी भारतीय नागरिक को आने की आवश्यकता देखने को न मिले। ऐसा नहीं होता कि स्वास्थ्य विभाग हो एम्स चलता रहे, आगे तो उपलब्धि देखने को मिल रही है, लेकिन मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि कोई बीमार होकर से ऐसे एम्स में आने की कोशिश न। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जो है गवर्नमेंट क्या करती है, व्यय करती है, इनकम नहीं करती। और तीसरा चीज, किसी भी राष्ट्र का विकास का वो बिंदु कर्णधार होता है, टर्निंग पॉइंट होती है, और वो होता है एजुकेशन, शिक्षा। और शिक्षा जो है कहीं न कहीं हमें नम्रता, शालीनता, व्यवहार, चरित्र का निर्माण, ये सारी चीजें जो है सिखाती है। एक विद्वान ने ये कहा है कि अपनी योग्यता को छिपाना भी बहुत बड़ी योग्यता है। एक से एक विद्वान इस मंच पर विराजमान है, प्रतिभाएं फूट फूट कर भरी हुई हैं। आपके अंदर भी जो है प्रतिभाओं का कुंज प्रफुल्लित हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि ये विद्वान जो माली के रूप में आपके साथ कार्य करें, ताकि जो ये पौधा दिखाई दे रहा है, ये पौधा जो है 4 वर्षों में जो है निकलने के बाद एक बड़ वृक्ष बनकर निकले, ताकि उनके अंदर जो है सेवा की भावना का जो है एक विकास देखने को। तो प्यारे बच्चों, मैं यही कहूंगा कि जो आपने लक्ष्य को मानकर प्रवेश लिया है, भटकने का प्रयास मत कीजिए, प्रवेश को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि जहां भौतिकता आपके अंदर प्रवेश कर गई, वहीं पे जो है रास्ते का भटकाव देखने को मिलेगा। कोई व्यक्ति अपराधी जानबूझ नहीं होता है वाला, उसके अंदर शौक नहीं है कि मैं अपराधी बन जाऊं। आप जेल पर जाएंगे, एक स्लोगन लिखा रहेगा कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। अगर हम अपराध से घृणा कर लेंगे तो अपराधी बन नहीं सकते हैं। और अपराधी कब बनते हैं? जब हमारी आवश्यकताएं निरंतर असीमित की ओर बढ़ती चली जाती हैं, और जब उसमें कोई लगाम नहीं देना पड़ता है, तो कहीं भी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो है हम गलत कदम उठाते हैं, और वही गलत कदम जो है एक तरह नासूर बन जाता है, उसको कोई रोक नहीं। एक बात और कहूंगा इसी बात पे, जो बच्चे अगर हॉस्टल में रहेंगे, छुट्टियों पर घर जाएंगे, कम से कम 10 मिनट अपने अभिभावक की आंखों में आंखें डालकर के देखना। only 10 मिनट्स आंखें मिलाकर देखना, उनकी आंखों में कैसी रोशनी और कैसा विश्वास आपके प्रति दिखाई दे रहा है। ये बीएमएस कराना सबके बस की बात नहीं है। आज वर्तमान समय में हर एक गार्जियन अपने पालक को बीएमएस नहीं करा सकता। आज परंपरागत शिक्षा कराना मुश्किल हो गई है, बीए कराना मुश्किल हो गया है। बीएमएस की बातें छोड़ दीजिए। आज जो विद्यार्थी इस भावना को मस्तिष्क में रखेगा, अपने अभिभावक के कंडीशन को, वो निश्चित ही सफलता उसे कदम छोड़ेगी, और दूर सफलता की जा ही नहीं सकती है। समय के अनुसार कहीं मुकाम देखने को मिलेगा। और ये चित्र काफी महत्वपूर्ण है, हमेशा मानना हो चित्र को, क्योंकि आज में 2 शब्द से बना हुआ है। एक शब्द है आयुष और दूसरा शब्द है वेद। आयुष का अर्थ होता है जीवन, और वेद का अर्थ होता है विज्ञान, अर्थात जीवन का विज्ञान। और एक कला है, जो जीवन का विज्ञान सीख लिया वो सबसे महान कलाकार कहा जाएगा। और वो कलाकार ने कहा सृष्टि की रचना करने वाला कलाकार
और दूसरा ही धरती पे जो है जीवन देने वाला कलाकार, ये दो कलाकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो एक घर में मरीज दर्द से परेशान है, रो रहा है, दर्द उसका रोक नहीं रहा है। जब घर वाले डॉक्टर के दरवाजे पहुंचते हैं, एक आशा की किरण मरीज के अंदर दिखाई देती है। भले लाइन लगा हुआ है डॉक्टर के पास, एक आशा की किरण दिखाई देती है। तो डॉक्टर को देख लेंगे, दवा देंगे और मैं ठीक हो जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये संतोष की भावना है। और मैं पुनः आपको बधाई देता हूं कि चिकित्सा का प्राचीन जनक प्रारंभ आयुर्वेद से, ये जननी कहा जाएगा औषधियों का। आयुर्वेद ही परंपरागत चिकित्सा है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि औषधि पहले आ गई धरती की, घर घर में दवा है, घर घर में दवा है। आज हम दूध का चाय पिएंगे, लेकिन नींबू का और मरीच और लौंग का चाय नहीं पिए। अगर ये लौंग और मरीच का चाय पिएंगे तो कहीं कहीं खांसी और गले की खटराहट अपने आप क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। लेकिन क्या है, एक परिवेश से बेटा हम एक दूसरे का अनुकरण कर लेंगे। और एक और बात है मानव स्वभाव में, सुगंध बहुत धीरे धीरे फैलती है और दुर्गंध बहुत तेज फैल जाती है। उसी तरह से अच्छी आदतें हम जल्दी ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन बुरी आदतें जो हैं तुरंत जो है ग्रहण करते हैं, क्योंकि वो क्षणिक लाभ हमको दिखाई देता है, दीर्घ लाभ नहीं। बेटा ये बात क्या कहा है बालक बेटा कहने का है ना, उच्चारण हमेशा बेटा बेटा करता है। तो यहाँ पे मैं यही कहूंगा कि ये 4-5 साल आप भौतिक आवश्यकताओं को त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़े तो निश्चित है कि आप अपना ही विकास नहीं बल्कि इस महाविद्यालय का विकास, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, घर का विकास, उसके आगे बढ़ेंगे, नगर का विकास, उससे कहीं आगे बढ़ेंगे, जिले का विकास, और लास्ट में जो है राष्ट्र का विकास देखने को मिलेगा। एक छोटा सा आपका कार्य पूरे राष्ट्र को जो है आगे बढ़ा सकता है। मैं अधिक समय नहीं दूंगा, बड़ा अच्छा आप मुझसे मिलकर मुलाकात हमेशा जो है होती रहेगी। मैं फिर एक बार इस कॉलेज के प्राचार्य जी को आभार व्यक्त कर रहा हूँ। मैं जब भी आता हूँ देखता हूँ कि प्राचार्य जी तन मन से बिल्कुल आप लोग के लिए, सारे विद्यार्थियों के लिए लगे रहते हैं। साथ में जो प्राचार्य जी की सहयोगी बंधु लोग हैं वो हमेशा जो है कदम से कदम मिलाकर जो है चलने का प्रयास करते हैं। और एक अनुशासन जो है यहाँ देखने को मिलता है, और ये अनुशासन जो है किसी किताबों में देखने को नहीं मिलेगा। कोई टीचर आपको शपथ कर दिला नहीं पाएगा जब तक कि स्वयं अनुशासन देखने को न मिले। लास्ट में अपनी वाणी समाप्त करने से पहले मैं बस एक ही बात कहूंगा कि किताबी ज्ञान से पहले व्यवहारिक ज्ञान का होना भी आवश्यक है। जब तक व्यवहारिक ज्ञान नहीं मिलेगा हम किताब को भी सही ढंग से पलट नहीं पाएंगे। अगर वास्तव में किताब को कैसे पकड़ा जाता है उंगलियों में, ये भी एक ढंग होता है, ये भी एक क्या होता है, ढंग होता है, तरीका होता है कैसे किताब को हम अपने हाथों में पकड़े। आज क्या है, बेग रखते हुए कोई डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करना हो उसको पूरा हम मोड़ देंगे, रोल बना देंगे उसको। ये नहीं कि उसको कायदे से जो फाइल में लेकर हम पहुंचे, क्योंकि वो नोट से बड़ा डॉक्यूमेंट है बेटा। भले वो डॉक्यूमेंट के लिए 100 ग्राम मूंगफली नहीं मिलेगी आपको रोड पे, वो डॉक्यूमेंट से 100 ग्राम मूंगफली करना चाहे तो वह नहीं मिलेगी, लेकिन वह लोगों से करने से भी बढ़कर वो डॉक्यूमेंट आता है, क्योंकि वो आपका एक ज्ञान का एक प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब का प्रभाव केवल आप जानेंगे, वो क्षमता वाला व्यक्ति जानेगा, योग्यता वाला व्यक्ति जानेगा, और कोई दूसरा उसको नहीं समझेगा। यहाँ पर आप लोग को 4 साल रहना है, आपके सीनियर होंगे, जूनियर होंगे, सबसे अच्छाई को ग्रहण कीजिए, बुराई को दूर करने का प्रयास कीजिए,
कोई सीनियर आदमी गलत रास्ता दिखाता है, प्रणाम कीजिए, सर बोलिए और कहिए आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम मंजिल प्राप्त करने आए हैं, कार्य करने आए हैं, न कि समय व्यतीत। और इसी तरह खो जाएंगे आप तो बेटा अंधकार में जीवन है ही है। एक छोटी सी रोशनी पूरे रूम को प्रकाशमय कर देती है। और अगर लाइट चली जाए तो सबसे पहले रोशनी आंखों में देखने को मिलती है। 2 मिनट अगर अंधेरे में खड़े हो जाए सारी चीज पुनः दिखाई देना शुरू कर देती है। तो वो ज्ञान की रोशनी अपने साथ रखे रहिए, क्योंकि ज्ञान और व्यवहार यही 2 चीज ऐसा है जो चरित्र के निर्माण में जो है एक अहम भूमिका निभाता है। और यही 2 चीज है, ज्ञान और व्यवहार। सारी संपत्ति की चोरी हो सकती है लेकिन ज्ञान और व्यवहार की चोरी नहीं हो सकती है। जिसको जितना बांटेंगे उतना ये दौलत के रूप में जो है बढ़ता चला जाएगा, और ये ज्ञान जो है अंतिम सत्य के रूप में हमारे साथ चला जाएगा। जो कटु सत्य है कि जो व्यक्ति जीवन में आया है उसको एक न एक दिन। तो मैं फिर एक बार शुक्ला जी को, डॉक्टर अवधेश जी को, मनहाता जी को, मैडम को पुनः बार बार आभार व्यक्त कर रहा हूँ। और शुक्ला जी के कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। वास्तव में एक कार्यक्रम एक दिन कुछ दिन पहले हुआ था, उस समय शुक्ला जी से हमारी मुलाकात हुई थी। आज दूसरी बार शुक्ला जी से मुलाकात हुई है। वास्तव में मैं यही मां सरस्वती से प्रार्थना करूंगा कि ऐसे ही वाणी की वर्षा जो है और ज्ञान की वर्षा जो है शुक्ला जी के ऊपर अपना आशीर्वाद देती रहे। और मैं पुनः आप लोग के भविष्य की मंगलमय उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप लोग भी जो है इस कॉलेज का नाम जो है रोशन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।